ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इस्राएल और अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर आप ईरान और उसके सहयोगियों की तरफ आंख भी उठाकर देखेंगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। चेतावनियां तो पहले भी दी गई हैं दोस्तों, मगर इस चेतावनी के मायनों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि खामेनी ने यह चेतावनी दी है 4 नवंबर 1979 की बरसी पर। क्या हुआ था 4 नवंबर 1979 पर? 4 नवंबर 1979 को दोस्तों ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया था। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, किस तरह से ईरानी छात्र जो हैं वो अमेरिकी दूतावास में प्रवेश कर रहे हैं। और बात यहां पर रुकी नहीं थी दोस्तों, उसके बाद उन्होंने अमेरिकी दूतावास में प्रवेश किया और अमेरिकियों को बंधक बना लिया, वो भी अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। यह लम्हा बहुत शर्मनाक था दोस्तों, क्योंकि बड़े पैमाने पर ईरानी छात्रों ने अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया था। उस वक्त ईरान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। 1979, वो दौर 1979 जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। उस वक्त ईरान के शाह थे मोहम्मद रजा पहलवी इस ईरानी रेवोल्यूशन से इस कदर घबरा जाते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ मिस्र भाग जाते हैं। वो न सिर्फ मिस्र भाग जाते हैं, बल्कि कुछ दिनों बाद अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाते हैं। और वो जैसे ही अमेरिका जाते हैं दोस्तों, तो यहां ईरान में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। ईरान में चर्चा शुरू हो जाती है कि कहीं अमेरिका एक बार फिर ईरान में तख्ता पलट तो नहीं कर देगा, क्योंकि उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन का चेहरा थे रुहुल्ला खोमेनी। आपके स्क्रीन पर यह है रुहुल्ला खोमेनी। ईरान के सुप्रीम लीडर मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता पलट करके ये ईरान की तख्त पर आसीन हो जाते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। क्योंकि 1979 से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ईरान अमेरिका का सहयोगी था। ईरान काफी हद तक मॉडर्न था, मगर 1979 के बाद जब वहां ईरान रेवोल्यूशन होता है, तब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है और अमेरिका से शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक दुश्मनी की। अब इन दोनों सुप्रीम लीडर्स को देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह हैं खामेनी, मौजूदा सुप्रीम लीडर, और खोमेनी, रुहुल्ला खोमेनी, जो कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के चेहरा थे। उस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अमेरिकी दूतावास पर हमला होता है। बड़े पैमाने पर वहां पर अमेरिकियों को ईरानी छात्र बंधक बना लेते हैं। और बात वहां पर नहीं रुकती। इस बात का खतरा बदस्तूर बना होता है कि कुछ दिनों बाद ईरान इन सभी बंधकों को मौत के घाट उतार देगा, उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। ईरान की दुनिया भर में आलोचना होती है, लगातार आलोचना होती है, मगर उसे कोई परवाह नहीं होती है। मगर कुछ दिनों बाद उन्हें इन तमाम बंधकों को रिहा करना पड़ता है। मैं आपको 1979 की दोस्तों, आज की नहीं, 1979 की, यानी कि अब से करीब 45 साल पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री के 2 मिनट दिखाना चाहूंगा। देखिएगा उस वक्त क्या नजारा था, उस वक्त इसको लेकर क्या चर्चा हो रही थी। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री। Iran 1979. Demonstrators invaded the American embassy in Tehran. Demanding the return of the Shah, they took embassy personnel as hostages in violation of international law. Treaties signed by the United States and Iran state that both countries will observe the principle of diplomatic immunity, a principle which protects foreign representatives and embassy property. All appeals to free the hostages were denied by the government of Iran. The refusal constituted an unprecedented breach of the rules of normal diplomatic behavior. Societies, nations, have always formulated laws to maintain order, to prevent anarchy and chaos. In similar fashion, nations have created international laws
among them rules providing for safety of their diplomatic missions abroad. Diplomatic immunity is a widely accepted principle. It assures protection for embassy personnel even when the sending and receiving nations do not enjoy friendly relations. A violation of international law is extremely rare. The taking of American diplomatic representatives as hostages by Iranian students with the acquiescence of the Iranian government is a situation to be examined for the meaning it has for the rest of the world. From the beginning of the crisis, the United States has reacted with restraint, despite the outrage against its representatives abroad. तो ये सब हुआ था 4 नवंबर 1979 पर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मोहम्मद रजा पहलवी, जो कि ईरान के शाह थे, वो जनवरी में ही ईरान छोड़कर भाग गए थे मिस्र। जब तक वो इजिप्ट में थे, मिस्र में थे, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। मगर जैसे ही वो अपना इलाज करने के लिए अमेरिका जाते हैं तो यहां पर ईरान भड़क जाता है। ईरान में इस तरह की सोच जन्म लेने लगती है कि क्या मोहम्मद रजा पहलवी इसलिए गए हैं ताकि वो अमेरिका के साथ साजिशें रचें और दोबारा ईरान में तख्ता पलट हो जाए और खोमेनी को मौत के घाट उतार दिया जाए। तब जाकर ये छात्र भड़क जाते हैं और सीधे अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल देते हैं। यह सब हो रहा था दोस्तों 1979 में, मगर 1979 की इस घटना ने पूरी तरह से ईरान को बदल दिया। वो ईरान जो एक जमाने में अमेरिका का सहयोगी हुआ करता था दोस्तों, वो ईरान उसका जानी दुश्मन बन गया। और आज आप जानते हैं क्या हो रहा है। ईरान और इस्राएल के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका पूरी तरह से इस्राएल के साथ में है। हालांकि अमेरिका के दबाव के चलते ही इस्राएल ने ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया, मगर आप जानते हैं अभी हाल ही में इस्राएल ने हमला किया था जिसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे और अब ईरान कह रहा है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौजूदा सुप्रीम लीडर खामेनी कह चुके हैं कि ईरानी सेना इसका जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि जन्मों तक इस्राएल इसे याद रखेगा। मगर इस्राएल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। गजा में वो लगातार डॉक्टर्स को मौत के घाट उतार रहा है और यह कोई अल जजीरा का प्रोपेगेंडा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल जो है वहां पर डॉक्टर्स को मार रहा है। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कमाल अदवान अस्पताल, जहां याद कीजिएगा कुछ ही दिनों पहले आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला किया था, वहां एक बार फिर हमला किया है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नवजात शिशुओं, जिन बच्चों का जन्म अभी अभी हुआ है, इस्राएल ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। अल जजीरा इस पर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। Israeli forces have attacked Kamal Adwan Hospital in North Gaza for a second day, wounding medical staff and patients, including newborn babies, at the facility's nursery, according to medical staff. यानी कि साफ तौर पर ना डॉक्टर्स को बख्शा जा रहा है, ना नवजात शिशुओं को, ना वहां पर राहत कर्मियों को। आपके स्क्रीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इजरायली अटैक्स हैव किल्ड 151 इमरजेंसी वर्कर्स इन लेबनान। जहां गजा में इस्राएली कहर है, वहीं लेबनान में अब तक 151 राहत कर्मियों, आपातकालीन राहत कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप अगर हिजबुल्लाह को मौत के घाट उतार रहे हैं, हमास को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो बात समझ आती है क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं। मगर राहत कर्मियों, नवजात शिशुओं, नवजन्मे बच्चों को मौत के घाट उतारना, यह कहां की इंसानियत है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जिन 151 इमरजेंसी वर्कर्स को इस्राएल ने मौत के घाट उतारा है, उस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है, अंग्रेजी में है, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। The World Health Organization says emergency medical services in Lebanon have reported 201 attacks over the past 1 year following hostilities between Israel and Hezbollah. The attacks have resulted in 151 deaths and 212 injuries. It said the violence is hindering the rescue and relief efforts and ultimately contributing to high death rates. यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि इस हिंसा की वजह से राहत जो है वो पहुंच ही नहीं पा रही है। 212 लोगों को गंभीर चोटें मिली हैं और कम से कम 151 मौतें हुई हैं। यानी कि इस्राएल लगातार हमला बोल रहा है दोस्तों, और उसके मन में थोड़ी सी भी करुणा, थोड़ी सी भी इंसानियत,
थोड़ी सी भी ममता नहीं है। जमीन से जो खबरें आ रही वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं दोस्तों। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, मां किस तरह से रो रही है और यह खबर कह रही है इजराइल बॉम्ब सीरिया अटैक्स गजाज कमाल अदवान हॉस्पिटल अगेन। यह औरत इसलिए रो रही है कि उसका नवजन्मे बच्चे पर इजरायली फोर्सेस ने हमला किया है। वो बचा है या नहीं बचा कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां से सही मायने में खबरें भी नहीं आ पा रही हैं। इस तरह से हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल अपनी इंसानियत को त्याग रहा है। मगर क्या दुनिया को परवाह है? क्या दुनिया इसकी परवाह कर रहा है? यह बात देखने लायक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।